साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और ये चैनल पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन, इसके अलावा पीएचडी एडमिशन नोटिफ़िकेशन और पढ़ाई, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो जैसा कि अभी हमने एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इम्यूनोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसा कि हमने 2 पार्ट को अभी तक इसमें कवर कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे जिस पार्ट को कवर करने वाले हैं, वो इसका थर्ड बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, जहाँ पे हम कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को और यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद फर्दर हम फिर डिटेल स्टडी पर आएँगे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंटीजन्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि ये एंटीजन को समझना इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको यहीं से ही समझा देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो एंटीजन जो ये वर्ड है, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। अगर आप इसको गौर करें, एंटी प्लस जेन, यानी कि ऐसा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, ठीक है? और जेन का मतलब होता है जनरेट करे। तो ऐसा भी कोई भी सब्सटेंस जो एंटीबॉडी जनरेट करने के काबिल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। हालाँकि इस टर्म को बाद में रिप्लेस किया गया इम्यूनोजेन से, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी को जनरेट कर सके, इसलिए हम क्या बाद में टर्म अप्लाई हुआ इम्यूनोजेन, ये आपको पता होगा, जो वाक़ई में ऐसा सब्सटेंस जो इम्यूनिटी डेवलप करने की क्षमता रखे। ठीक है? तो इस वर्ड को मॉडिफ़ाई किया गया बाद में, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है? तो हालाँकि ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो जैसे कि एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे वाइस वर्सा वाले होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ऑल, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ऑल इम्यूनोजेन ऑल इम्यूनोजेन्स आर एंटीजन, मतलब जो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा, जनरेट करेगा, वो एंटीजन तो होगा, बट यहाँ पे आप याद रखेंगे, ऑल एंटीजन क्या होंगे? आर नॉट क्या होगा? इम्यूनोजेन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, या आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, राइट? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एंटीजन जो होता है वो इम्यूनोजेन हो, हालाँकि हम इसके डिटेल में देखेंगे। एंटीजन क्राइटेरिया फुल करने के भी अपने क्राइटेरिया होते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो ये सारी बातें जो होती हैं वो निर्धारित करती हैं। हालाँकि हम इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। बेसिकली अभी मैंने आपको इम्यूनो एंटीजन्स के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पे इसको गौर से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज़ आर एक्सोजेनस सब्सटेंस होंगे, ऑब्वियस सी बात होंगे, या आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि टॉक्सिन कंपोनेंट ऑफ द पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल, जो कि आपकी बॉडी में एंटर करेंगे और स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? मेनली प्रोटीन्स होते हैं, हालाँकि ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट या इसके अलावा भी कुछ आपके लिपिड्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह। बट आपको बेसिकली याद रखना है कि ये आपके क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। दे आर प्रेज़ेंट ऑन द, कहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं? सरफेस पे पाए जाते हैं ऑफ द सेल्स या माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है? कंबाइनिंग साइट्स ऑफ द एंटीजन, जिसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, आपको याद होगा, एपिटोप और पैराटोप की बात की थी। एक बार मैं यहाँ पे उसको वापस से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो जैसे कि एंटीबॉडी, मान लीजिए ये एंटीबॉडी है, ये इसका एक पार्ट है, तो ये पार्ट अगर एंटीजन से बाइंड कर रहा है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पैराटोप बोलते हैं। ठीक है? ये बात हो गई एंटीबॉडी के लिए। लेकिन इस पैराटोप पार्ट पे एंटीजन का जो पार्ट, मान लीजिए कि ये कोई एक इस तरीके का एंटीजन है, तो ये पार्ट जो इंटरैक्ट करेगा एंटीजन का, ये इतना लंबा सा पार्ट हो गया मान लीजिए, बट लेकिन जो इतना पार्ट जो इंटरैक्ट कर रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिटोप बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी कवर की थी, जो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, वही बात बताया गया था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एंटीबॉडी, जिसको हम पैराटोप बोलते हैं, राइट? इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजन को बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, क्योंकि एंटीबॉडी आप जनरेट ही क्यों कर रहे थे? इसीलिए जनरेट कर रहे थे कि आप एंटीजन को किल कर सकें। तो अब वो किल कैसे करते हैं, उसके कुछ मैकेनिज़्म हैं।
जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहला एक रिएक्शन होता है एग्लूटिनेशन। तो एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजन ऑफ द फॉरेन सेल्स पे बाइंड करते हैं और कॉज देयर क्लम्पिंग, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। जब एग्लूटिनेशन होता है तो क्लम्पिंग होता है, हम इसको डिटेल में समझेंगे, बट अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि एग्लूटिनेशन जब होता है तो क्लम्प्स का फॉर्मेशन होता है। दीज क्लम्प ऑफ द सेल जो होते हैं इज डिस्ट्रॉयड बाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्यून सिस्टम जो होगा वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। सच एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिन्स बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपको पता ही है, एंटीजन एंटीबॉडी का जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एंटीबॉडी बाइंड विद द सॉल्युबल एंटीजन, ठीक है। जब ये सॉल्युबल एंटीजन से बाइंड करेगा, रिजल्टिंग क्या होगा, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा एंटीजन विच इज डिस्ट्रॉयड बाय द फैगोसाइटोसिस। बेसिकली आपको अगर मोटे तौर पे यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना है तो जो आपका ये देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो आपका एग्लूटिनेशन होता है, ये जो होता है एग्लूटिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन आप कह सकते हैं, जिस एंटीजन के स्पेसिफिक एपिटोप से रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, क्लम्प का फॉर्मेशन होता है, जो अभी आप केवल इतना समझेंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन में होता क्या है, इस केस में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन यहाँ भी होगा, दोनों ही क्या होते हैं आपके, यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, दोनों ही सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सॉल्युबल फॉर्म में होंगे और फॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी पूरे प्रेसिपिटेट हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं बता सकते हैं कि हाँ क्या एग्जैक्ट कौन सा एंटीजन था या कौन सी एंटीबॉडी थी। मतलब होल जैसे कोई सिस्टम में है, तो अगर सारी चीज को प्रेसिपिटेट कर दिया गया कि हाँ ये प्रेसिपिटेट हो गया, तो ये क्या है आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ। लेकिन एग्लूटिनेशन जो होता है वो स्पेसिफिक एंटीजन के जो साइट्स होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी हम इसको डिटेल में और भी समझेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक ही सॉल्युबल एंटीजन से बाइंड करेगा और जिससे रिजल्टिंग क्या होता है, वो आपका यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ एंटीजन होता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द एंटीजन टर्म, जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, एंड मेक देम इनइफेक्टिव कर देते हैं। सच एंटीबॉडी को हम एंटी टॉक्सिन्स भी बोलते हैं। अगर जो टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी कार्य करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी टॉक्सिन बोलेंगे, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। द फैगोसाइट डिस्पोज ऑफ द न्यूट्रलाइज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आपने एक और चीज पढ़ा होगा जो कि हम कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस भी पढ़ा था। हालांकि ये डिटेल में दो कई टाइप्स के होते हैं, बट बेसिकली कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड जो यहाँ पे रिएक्शन होता है उसमें आईजीजी और आईजीएम का रोल होता है, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिव करते हैं, जो कि लाइज कर देते हैं बैक्टीरिया और ऑप्शनाइज एंटीजन और अट्रैक्ट फैगोसाइट टू एरिया ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन होती है जहाँ पे प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। जिसमें बेसिकली जो आपके रोल होते हैं वो आईजीजी और आईजीएम ये करते हैं। बाकी हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑप्सोनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंटीबॉडी कोट द सरफेस ऑफ द माइक्रोब्स एंड मेक देम मोर सस्पेक्टेबल टू फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। एक्चुअल में इस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है, आप इसको समझिएगा। होता क्या है कि जो ये आपका ऑप्सोनाइजेशन होता है, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये एंटीजन है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि बहुत सारे, अगर हम इसको डिफरेंट कलर से यहाँ पे कर दें, ठीक है, डिफरेंट कलर के यहाँ पे एंटीबॉडी अगर लगा दिए जाए, ठीक है, डिफरेंट कलर के एंटीबॉडी लगा दिए जाएंगे तो क्या होगा कि ये डिफरेंट हो गया ना। मान लीजिए कि कोई सेल्स यहाँ पे पड़ी हुई है, बहुत सारी सेल्स यहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे एक टैग लग गया हुआ है, जिसको क्या करेगी आपकी इम्यून सिस्टम या फाइगोसिटिक सेल्स पहचान लेगी कि इसमें कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसको पहचान लिया जाएगा और इसको क्या कर दिया जाएगा, फाइगोसाइटोसिस के लिए भेज दिया जाएगा कि अब इनको खत्म कर दिया जाए, राइट। तो ये होता है ऑप्सोनाइजेशन। बेसिकली आप इस तरीके से कह सकते हैं, टैग करना या किसी तरीके से ऐसा उसमें चीज लगा देना जिससे वो फैगोसाइटोसिस के लिए प्रोन हो जाती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और इसमें जो मेन एंटीबॉडी जो वर्क करती है वो आईजीजी और आईजीएम होती है। इसके अलावा आपने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा होगा, जो कि इसी को ही एलर्जिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है।
तो एलर्जी जो होती है ये हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है ऑफ ए पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस। ये आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि कुछ लोगों को किसी भी चीज़ों से कुछ पर्टिकुलर सेंसिटिविटी होती है। ठीक है? तो ये वही बात यहाँ पे बताई गई है जिसको हम क्या बोलते हैं पर्सन टू ए फॉरेन सब्सटेंस जिनको हम एलर्जन बोलते हैं। एलर्जन जो होते हैं वो एक्ट एज़ एंटीजन के तरीके ही काम करते हैं, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी व्हिच बाइंड टू द मास्ट सेल। यहाँ पे मास्ट सेल का रोल होता है, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि बाद में सर्टेन ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करती हैं जो अल्टीमेटली क्या करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स करते हैं। द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड आर आईजीई, ये आपको याद रखना है। बेसिकली ओवरऑल जब आपसे एलर्जी में पूछा जाएगा कौन-सी इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है? तो आईजीई इम्यूनिटी होती है या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जब आपसे पूछा जाएगा। हालाँकि बहुत सारे हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं बट हम उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। एलर्जेंस जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं विद एंटीबॉडी बाउंड मास्ट सेल, ठीक है? व्हिच रैप्चर एंड रिलीज़ हिस्टामाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? बेसिकली जो आपका ये हिस्टामाइन होता है, ठीक है? बायोसिंथेसिस में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो हिस्टामाइन ये बना होता है आपका एक अमाइनो एसिड का नाम आपने सुना होगा हिस्टिडीन। तो ये हिस्टिडीन से बनता है हिस्टामाइन, ठीक है? तो ये क्या होते हैं जो कि आपका आपका यहाँ पे केमिकल रिलीज़ होता है जो बेसिकली क्या होता है हिस्टामाइन होता है, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? तो ये इसका रोल हो जाता है। इसके अलावा जो और सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं वो सेरोटोनिन होते हैं। हिस्टामाइन कॉजेज़ हाइपर सेंसेशन, ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है, ठीक है? और इसके लिए आप कह सकते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक सब्सटेंस दिया जाता है जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कोई भी ऐसे पर्सन का। इसके अलावा एक और चीज़ होता है जो आपने सुना होगा हे फीवर, ठीक है? इट इज़ इंक्रीज़ सिक्रीशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ नोज़, थ्रोट ड्यू टू पॉलेन्स वगैरह की वजह से होता है एंड स्पोर्स ऑफ द प्लांट। ये एक स्पेसिफिक टाइप का एक स्पेसिफिक टाइप का एक सिनेरियो है जहाँ पे हे फीवर कॉज़्ड होता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा एनाफ्लाइटिक शॉक, ये भी आपने पढ़ा होगा। एनाफ्लाइटिक शॉक इज़ ए सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन इसको आप बोल सकते हैं अफेक्टिंग ऑल द बॉडी टिश्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी टिश्यू एंड मे बी ड्यू टू सम पॉइजन्स की वजह से होता है लाइक बी स्टिंग और सम ड्रग। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ड्रग में मैं आपको बता दूं ये बेसिकली जो आपका एनाफ्लाइटिक शॉक होता है अचानक से, इसमें जो एक ड्रग का जो स्पेसिफिक नाम है एनाफ्लाइटिक शॉक इसको जो बोलते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली पेनिसिलिन से इसका रिलेशन होता है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन के बाद ये अक्सर हो जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे अभी, ठीक है? फर्दर एक और केस आप पढ़े होंगे ऑटो इम्यूनिटी, जो कि आपको पता ही है कि टाइप ऑफ इम्यून डिसऑर्डर व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट रिजेक्टिंग इट्स ओन बॉडी सेल, अपनी ही बॉडी सेल्स को मारने लगे। क्योंकि इम्यूनिटी क्या था भाई? इम्यूनिटी तो यही था ना कि हमें दूसरे मतलब फॉरेन सेल्स को या फॉरेन पार्टिकल को खत्म करना है बट अपने को नहीं खत्म करना है। बट अगर किसी भी तरह से अगर ऐसी दिक्कत आती है कि अपनी ही बॉडी सेल्स को खत्म करने लगे तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है? दिस लीड्स टू ए वैरायटी ऑफ ए डिजीज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इसके अलावा आप ये चार्ट याद रखेंगे जो आप देखिएगा बुक्स में दिया होगा कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की लिस्ट आप याद रखिएगा। बेसिकली दो तीन नाम आपको पता ही होगा, जैसे कि आपका एक थायराइड डिजीज़ से जो होता है, जो मैंने अपने थायराइड के लेक्चर में बताया था। हाशिमोटो डिजीज़ जो होता है ये आपका आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, या 4-5 आपको दे दिया, पूछा कौन-सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? इसके अलावा आपका एक और होता है जो कि आप माइस्थीनिया ग्रेविस भी होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है? बाकी आपका होमवर्क है कि आप इसमें देखेंगे और कौन-कौन सी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती हैं, ठीक है? तो ये अभी का ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट था जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है? तो अब इसके बाद जो स्टार्ट होंगे कुछ और भी पार्ट में बेसिक का कवर करूँगा, बट उसके अलावा अब हम सीधा जंप करेंगे ब्रॉड लेवल पे हर टॉपिक्स को। तो अभी आपके लिए केवल इतना है कि आप इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़िए, रिकॉल कीजिए, रोज़ मेमोराइज़ करिए, एक नोट्स बना लीजिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, या आपको कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक आपकी डिमांड है, अगर वो मेरे बस में होगा तो मैं आपको ज़रूर उसको डिटेल में उसको समझाऊँगा,
तो ये चीज़ों को आप देख लीजिएगा। बाकी इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।